दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, हम MPPSC प्रीलिम्स की यूनिट 10 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, हेरिटेज, फोल्ड कल्चर एंड फोक लिटरेचर। ये लेक्चर 3 है, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू ट्राइब्स करेंगे और लेक्चर 3 का पार्ट 1 है। एक्चुअली लेक्चर 3 इन जनरल अगर हम देखें तो ट्राइब्स ऑफ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू ट्राइब्स अगर देखें तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जो आर्टिकल है और जो शेड्यूल है उसको खत्म कर देते हैं। बट आपको पहले भी याद होगा, जैसे शेड्यूल ये हम यूनिट 10 जब पढ़ा करते थे, पहले भी यूनिट 10 चेंज हुई है, इसके पहले भी चेंज हुई है। उसमें SC/ST एक्ट पहले हुआ करता था, उसके बाद हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आ गई थी, उसके बाद चेंज करके फिर से इसको लाया गया है। ठीक है, तो आप उसमें देखेंगे तो कई बार जब SC/ST एक्ट हम पढ़ा करते थे, जो लोग पहले से तैयारी करें MPPSC को उनको पता होगा, तो रूल पूछ लेता था, रूल 1, रूल 2, रूल 3, तो मतलब डीप, काफी डीप। और इवन जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आई थी, जिसमें आपका ह्यूमन राइट कमीशन था, वुमेन्स कमीशन था और आपका सुप्रीम कोर्ट, UPSC, एवरीथिंग था, तो उस टाइम भी डीप में क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो हम इसको पूरा अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसको बनाने में 2 वीडियो लग गए हैं। मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूं कि आपसे MPPSC के एग्जाम में, इवन प्रीलिम्स या मेंस में, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, बिकॉज हम वेरी डीपली इसको कवर कर रहे हैं। हमारे पास अभी टाइम है, मार्च अप्रैल के टाइम में एग्जाम होने के चांसेस हैं, तो आपके पास टाइम है तो इसको पढ़िए। इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, और आपको अगर कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं इंडिविजुअल सबको रिप्लाई करूंगा। इससे भी, इसके अलावा भी अगर किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो वो पूछ सकता है, मैं उसकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू ट्राइब्स। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल आपके जो भी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स, जो रेगुलेशन जो है, जो इससे रिलेटेड है, उसको पढ़े। उससे पहले हम थोड़ा सा इसके पीछे जाते हैं कि कैसे हम यहां तक पहुंचे, कैसे हम SC/ST एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया, फिर इनके प्रोटेक्शन के लिए राइट्स बनाए गए और आर्टिकल डाले गए कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एंशियंट एंड वैदिक पीरियड, द ट्राइबल रूट्स ऑफ भारत। जैसे कि हमको पता है कि हम एंशियंट टाइम्स से ही ट्राइब्स के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे आपने बैटल ऑफ 10 किंग्स पढ़ा होगा, भारत किंग कभी कभी, जिसमें बोला जाता है कि हमारा जो भारत का नाम है उसी ट्राइब्स के नाम पर रखा गया है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, राजा दुष्यंत के जो बेटे भरत थे उनका नाम पर रखा गया, बट भारत के बारे में पढ़ा होगा तो वो भी एक ट्राइब थी। यूची ट्राइब के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इवन MP में तो आपने बहुत सारे जो ट्राइबल लीडर्स हैं उनके बारे में पढ़ा होगा, वो सब हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि एंशियंट टाइम पे कैसे धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ और कहाँ कब हम 1950 के अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वहां पहुंचे और वहां पे हमने कैसे इसको प्रोटेक्शन दिया। तो ट्राइब्स वर ऑटोनॉमिक रिपब्लिक लॉन्ग बिफोर मोनार्की एक्सपेंडेड। तो ट्राइब्स जो है वो ऑटोनॉमस रिपब्लिक बहुत पहले, आपको पता होगा कि वर्ल्ड का सबसे पहला रिपब्लिक अगर पढ़ा जाए तो आपने लिच्छवीज के बारे में पढ़ा होगा, वज्जी जो है था, तो वो भी एक क्लैन था जिसने ऑटोनोमस रिपब्लिक स्टार्ट किया था, और वो भी जो है ट्राइब थे जिन्होंने पहला रिपब्लिक, पहला गणतंत्र स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसमें आप और उसके बाद धीरे धीरे मोनार्की आया। मोनार्की का मतलब आपका होता है जिसमें किंग ही सब कुछ होता है। ठीक है, और गणतंत्र का मतलब होता है जैसे हमारा देश अभी गणतंत्र, राजा है, उसके नीचे आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, फिर उनके नीचे हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो हम अपना रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, दे लिव्ड इन द फॉरेस्ट, माउंटेन्स एंड रिवर वैलीज, जनापदाज बिफोर किंगडम्स। तो वो कहां पहले जंगल में रहा करते थे। ठीक है, हिल में, पहाड़ में, नदी के किनारे, जहां पर वो खेती कर पाए, जैसे पानी की उनको सुविधा हो पाए, धीरे धीरे खेती जहां पे कर पाते थे वहां पे वो लोग रहा करते थे। और किंगडम्स के पहले क्या थे, जनपदा के बारे में महाजनपद पढ़ा होगा आपने एंशिएंट टाइम पे। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। ट्राइब्स वर सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज बेस्ड ऑन किनशिप, इक्वलिटी एंड नेचर वर्शिप। तो ट्राइबल जो है सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटी, उनका जो है खुद का गवर्निंग, खुद का एक, जैसे हमारा गणतंत्र होता है, हमारी आज ये हमारा प्रधानमंत्री, हमारा राष्ट्रपति होता है, आज भी इंडिया में कई ऐसे ट्राइब्स हैं जो अपने ही, जैसे कि आपका खाप पंचायत आपने सुना होगा, तो उनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, उनकी कम्युनिटी का, और उसके रूल को सब फॉलो करते हैं। तो ये हमेशा जो है आज इंडिया में जैसे चल रहा है ना, कास्ट सिस्टम, ये सब सिस्टम, उनमें ऐसा नहीं होता था। इनमें इक्वलिटी रहती थी और हमेशा वो नेचर की पूजा किया करते थे। ठीक है, नो कास्ट नो रिजर्व, कोई कास्ट, कोई में ज्यादा ये भेदभाव नहीं होता। भेदभाव तो सब जगह होता है, हर कम्युनिटी में होता है, बट इनमें थोड़ा सा कम है, तो इसमें नॉर्मली हम बोल देते हैं नो कास्ट
नो रिजिड हियरकी, नो ऐसा रिजिड हियरकी नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, क्योंकि गणतंत्र को ये मानते हैं, कम्युनिटी ओवर इंडिविजुअल, मतलब ये इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचते हैं, बहुत लोग जो ग्रुप होता है उसके बारे में, उसके वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। डिपेंडेंट अपॉन फॉरेस्ट हंटिंग गैदरिंग एंड सिंपल एग्रीकल्चर, किस पे डिपेंड रहते हैं? फॉरेस्ट का जो भी आउटकम्स, जो भी पेड़ से मिलता है, जैसे आपका हनी हो गया, ठीक है, बार्क हो गया, अब बहुत सारी जड़ी बूटियां हो गई, जो भी चीज फॉरेस्ट से मिलती है उस पर ये लोग डिपेंड करते हैं। हंटिंग, आपका शिकार करते हैं। गैदरिंग, चीजें जो होती है, महुआ कलेक्ट करना या और भी बहुत सारी औषधि जैसे मैंने बताया आपको, कलेक्ट करके। और सिंपल एग्रीकल्चर, आजकल का एग्रीकल्चर नहीं कि डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, ऑर्गेनिक खेती ये लोग करते हैं और टोटली डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि पहले के जमाने में गाय भैंस बैल से किया जाता है, उसी तरह से। वैदिक मेंशन में अगर हम देखें कौन कौन से जो ट्राइब्स हैं, तो इसमें निषाद, दस्यूज, पुलिंदाज, कीरताज और सवाराज, इस तरह के थोड़े ट्राइबल्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। दे वर नॉट आउटसाइडर, दे वर इंडियाज अर्लीस्ट चाइल्ड ऑफ द सॉइल। तो ये जो है बाहर तो नहीं, पहले तो हमको पता कि आर्यन का जो आर्यन भी एक टाइप के ट्राइब से जो इन्वेजन हुआ, लेकिन धीरे धीरे जो है कुछ यहाँ के भी जो थे, तो हम ये बोलते हैं कि ये इंडिया की धरती के बच्चे हैं, ये हमसे अलग नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ समझने के लिए है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये हमें समझना है कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, उसके पीछे की कहानी समझना जरूरी होता है, इससे हमें याद हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम सोर्स की बात करें कि सोर्स कहां से हमें ट्राइबल नेम्स और रीजन कहां से मिलते थे। ऋग्वेदम, जैसे ऋग्वेदा जब हम पढ़ते थे, सबसे पुराना जो अपना वेद है ऋग्वेद, उसमें हम पढ़ते थे निषाद, निषाद के बारे में पढ़ते हैं, आपने अगर ये पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, ठीक है, तो राम जी को जिसने पार कराया था वो निषाद थे। दस्यूज, कीरताज नॉन आर्यंस थे, जो कीरताज थे उनको नॉन आर्यन फॉरेस्ट ट्राइब्स बोला जाता है, जंगल में रहते थे, उनको ये नहीं बोला जाता कि वो इन्वेड होके आए, वो यहीं के हैं, जमीन ये धरती के इंडिया में ही पाए जाते थे, ठीक है। रामायण में वनारस, राक्षसात जो पाए जाते थे, जैसे जंगल में निकलने हैं ताड़का और बहुत सारे जो आते थे राक्षस, उनको भी हम लोग क्या बोलते थे, उनको ट्राइब भी बोला जाता था, ठीक है। महाभारत में किराताज और नागाज जो थे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में, राज्य से नागालैंड पड़ता है, उस एरिया में जो पाए जाते थे उनको नागाज कहा जाता है। उसके बाद आया मेडाइवल इंडिया। मेडाइवल इंडिया में रेजिस्टेंस एंड ऑटोनॉमी में की डेवलपमेंट में आप देखें तो इस्लामिक और मुगल आया, लेकिन वो ज्यादा अंदर घुस नहीं पाए। ऐसा नहीं है घुसे नहीं, क्योंकि उनको भी अपने महल बनाने के लिए, अपने घर की नक्काशी के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती थी, तो वो क्या करते थे, जंगल में घुस के काटते थे और बहुत सारे ट्राइब्स को मारते थे, लेकिन वो ज्यादा अंदर नहीं घुस पाए, क्योंकि ट्राइब्स फिर बहुत अंदर चले गए अपने को प्रोटेक्शन में, तो ये लोग ज्यादा घुस नहीं पाए। ट्राइब्स लाइक भील, गोंड, नागाज, मिजोरम केप्ट देयर ओन काउंसिल। तो जैसे आपका भील हो गया, गोंड हो गया और नागाज हो गए, मिजोरम हो गए, वो अपना खुद का काउंसिल बनाते थे, खुद का रूल बनाते थे, खुद की गवर्निंग बॉडी होती थी और उसी को वो फॉलो करते थे, ठीक है। ट्राइब रीजनल कंट्रीब्यूशन। रानी दुर्गावती गोंड अपने मध्य प्रदेश की, आपको पता है, गोंडवाना एरिया की थी, जिन्होंने अकबर की आर्मी के अगेंस्ट में लड़ा था और 1564 में बहादुरी से लड़ते हुए वे मर गई थी। रानी दुर्गावती गोंड रानी थी, ठीक है। फिर राणा पंजाबी, ठीक है, जो मेवाड़ के थे, महाराणा प्रताप के एलाई, मतलब महाराणा प्रताप के साथ इन्होंने लड़ा था और उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर को सिखाया था। उसका तिलका मांझी, ये एक ट्राइब थे जो आपका संथाल और बिहार और झारखंड वाले एरिया में पड़ते हैं। 1784 में इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट 1784 में 1857 को पहली लड़ाई बोला जाता है, लेकिन उसके पहले इन्होंने तिलका मांझी ने उनके ऊपर जो अंग्रेज लोग अत्याचार करते थे उसके अगेंस्ट में इन्होंने लड़ाई की थी। वेस्टर्न इंडिया में टांटिया भील अपने मध्य प्रदेश के, जिनको इंडियन रॉबिनहुड भी बोला जाता है, उन्होंने ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेशन के लिए लड़ाई की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी बार पूछ लेता है क्या, इंडिया के रॉबिनहुड किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप एक बार देख लेंगे, इंडिया का रॉबिनहुड किसको कहा जाता है। और एक क्वेश्चन मुझे याद है एमपीपीएससी में एक बार आया था कि टंट्या भील को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे। उसमें बहुत सारे ऑप्शन उल्टे सीधे दिए हुए थे, लेकिन इसका आंसर टंट्या था, तंतातु, बहुत सारे आंसर उनके दिए हुए थे, लेकिन बताइए एमपीपीएससी बहुत कंफ्यूज कर देता है। उसका आंसर टंटिया ही था, अंग्रेज भी उनको टंटिया ही बोलते थे, ठीक है, लेकिन लोगों ने बहुत उसमें गलत किया था। नागास नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब, जैसे बता नागालैंड के साइड के जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पे जो पाए जाते थे। अर्ली इंडिपेंडेंस गवर्नर, संथाल झारखंड कम्युनिटी रूल थी, जिसको माझी परगना बोलते, पहले परगना बोला जाता था। जो आपका एरिया होता है, आज स्टेट होता है, उनको पहले परगना बोला जाता था। जैसे कि आप झारखंड, माफ कीजिए, वेस्ट बंगाल साइड जाएंगे, वहां भी 24 परगना, 25 परगना ऐसे करके आए। तो डेमोक्रेटिक विलेज स्टाइल में पहले इंडिपेंडेंस गवर्नर जो थी संथाल की थी, ठीक है, संथाल। इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि इंडिपेंडेंस गवर्नेंस पहले कौन सी थी। इंडिपेंडेंस गवर्नेंस की पहली वर्ड की जो आपकी डेमोक्रेटिक थी वो थी आपकी वज्जी में, ठीक है।
जो आपका लिच्छवी पड़ता है वहां पे, लेकिन इंडिपेंडेंस गवर्नेंस जहां में अंग्रेजों के रहते हुए भी स्टार्ट किया, वो संथाल परगना था झारखंड कम्युनिटी रूल का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे आप याद कर लेंगे। चलिए मैं आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्या क्या है, और मैं आपको ट्राइब्स इस तरह से पढ़ा दूंगा कि आपके हाथ में रटा रहेगा, जैसे क्वेश्चन आएगा आपको याद आ जाएगा कॉन्सेप्ट, निमोनिक्स के थ्रू पढ़ाऊंगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया कि एमपी में कौन कौन से पीवीटीजी पाए जाते हैं, पर्टिकुलर वेल्नेरेबल ट्राइबल ग्रुप जो होता है वो कैसे पाए जाते हैं, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर बैग जो है हमारा वो भारी है तो उसको सहारे की जरूरत है, तो बैगा, भारिया और सहारिया, इस तीन तरह के पाए जाते हैं। तो अब जैसे कि ऊपर वाला अपना नॉर्थ का, एमपी का नॉर्थ वाला जो एरिया है, ठीक है, तो उसको ऊपर हमेशा बोला जाता है। मैप में अगर देखेंगे तो नॉर्थ को ऊपर, साउथ को नीचे। नॉर्थ तो सहारे की जरूरत किसको होगी, जो पहाड़ पे चढ़ रहा होगा, तो वहां पे सहारिया जनजात ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश पीरियड की। ठीक है, जिसमें आप एक्सप्लॉयटेशन, रिवोल्ट एंड क्लासिफिकेशन जो थे, कौन कौन से रिवोल्ट इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि एमपीपीएससी में पूछ रहे हैं, एमपीपीएससी का सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन इससे कॉन्सेप्ट से आ ही जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1771 से 1809 के बीच। ठीक है, चुआर अपराइजिंग जिसको कहते हैं, चुआर एरिया जो था, और चुआर अपराइजिंग जो था चुआर ट्राइब्स के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा चुआर ट्राइब्स जो थे कहां पे, वेस्ट बंगाल में पाए जाते थे, जिसमें आपका दुर्जन सिंह, जगन्नाथ सिंह, श्याम गंजन लाल एंड मोहन सिंह जो थे, उन्होंने चुआर अपराइजिंग की थी। तो चुआर अपराइजिंग का ईयर कभी कभी पूछ लेता है आप, 1771 से सबसे पहला था, इसलिए याद रहना चाहिए चुआर अपराइजिंग, और ये किस एरिया में, बंगाल वाले एरिया में हुआ था, ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। ठीक है, चुआर अपराइजिंग तो थोड़ा सा ये पहला है इसलिए आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें 1818 1831 में जो आपका भील रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, किस ट्राइब ने किया था, भील ट्राइब ने। ऑब्वियसली लीडर इसके टंट्या भील, जिनको आपने बताया रॉबिन हुड ऑफ इंडिया कहा जाता है। रीजन था वेस्टर्न इंडिया। आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है टंट्या भील जो थे वो एमपी में किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमेंट बॉक्स में आप बताइए, क्योंकि इससे क्या होता है, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप पढ़ते हैं तो आप एक चीज पढ़ते हैं, उसके बाद दो तीन चीजें और पढ़ते हैं, तो आपका एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, चीजें याद होती हैं, रिवाइज होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें 1831 1832 में कोल रिवेलियन। भील का देख के इन्होंने, कोल ने भी अपना रिवेलियन किया। कोल रिवेलियन जिसको बुद्धू भगत और छोटा नागपुर एरिया आपका जो पड़ता है, वो पड़ता है आपका झारखंड में। ठीक है, झारखंड वाला एरिया जो रांची वाला एरिया है, वहां पे आपका छोटा नागपुर पड़ता है। वहां बुद्धू भगत एक थे जो कोल ट्राइब थे। उन्होंने जब देखा कि भील रिवोल्ट इतना सक्सेस हुआ वहां पे, तो उन्होंने भी अपना एक रिवेलियन यहाँ पे एक रिवोल्ट स्टार्ट किया। उसके बाद 1855 1856 में संथाल रिवेलियन, संथाल परगना, जैसे भी आपको बताया मैंने संथाल परगना, तो वहां पे संथाल वाला ट्राइब जो था, उन्होंने इसमें सिद्धू, कानू, और आपके चंद और भैरव, ये लोग थे झारखंड में। तो इनका सिद्धू कानू का नाम बहुत आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, संथाल परगना का लीडर में आप सिद्धू कानू जरूर ध्यान रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ऊपर ऊपर से हम पढ़ के एमपीपीएससी क्लियर कर लेंगे, तो बहुत मुश्किल है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन गलत करने के एमपीपीएससी में चांस नहीं रहते हैं, क्योंकि आपको कम से कम 83 से 84 क्वेश्चन एकदम सही करना है, जिसमें एमपीपीएससी आपके 4 क्वेश्चन गलत कर देगा। तो 80 के आसपास आपको टारगेट मिनिमम करके चलना ही है कट ऑफ के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें 1899 में मुंडा उलगुलान, जिसमें आपके बिरसा मुंडा जो थे, मुंडा ट्राइब के बिरसा मुंडा रांची में। ठीक, आपको इसका भी आंसर मुझे बताना है कि मुंडा जयंती, एक बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है मध्य प्रदेश में भी और झारखंड में भी, वो किस नाम से मनाई जाती है और किस डेट को मनाई जाती है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। उसके बाद 1922 1924 में रंपा रिवोल्ट, 1922 1924 में कोया, अल्लूरी सीताराम राजू। अगर आपने मूवी देखी है RRR, जूनियर NTR थे उसमें, अगर आपने वो मूवी देखी है तो बहुत ही फेमस मूवी, बहुत पैसे कमाए थे, अच्छा VFX दिया हुआ था। ठीक है, जो बाहुबली के डायरेक्टर हैं उन्होंने ये मूवी बनाई थी। तो आपको याद होने, रंपा, वो राम से याद आ रहा है ना, तो सीताराम याद हो जाए आपको। रंपा में राम आ रहा है, सीताराम राजू, जब भी नाम आएगा पूरा नाम आएगा। ठीक है, AS राजू कभी नहीं आएगा, लूरी सीताराम राजू ही आएगा। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके लीडर थे कोया। ठीक है, कोया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि राम जी को जो है खोया का प्रसाद चढ़ता है, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि भाई कोया इनके लीडर थे। ठीक है, थोड़ा मैं ऐसे निमोनिक्स के साथ पढ़ाता हूं, इससे आप लोगों को थोड़ा सा याद रहे, आप लोग भूले ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा बिकम द फर्स्ट ट्राइबल प्रोफेट ऑफ द फ्रीडम, ही डाइड द, देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, फर्स्ट ट्राइबल प्रोफेट ऑफ द फ्रीडम। प्रोफेट मोहम्मद जैसे मुस्लिमों में हो कहते हैं ना कि आपके हमारे
जो मुस्लिम बोलते हैं कि हमारा जो पहला पैगंबर था, ठीक है, वो प्रोफेट मोहम्मद थे। तो ट्राइब्स के लिए प्रोफेट ऑफ फ्रीडम किसको कहा जाता है? बिरसा मुंडा ने, उलगुलान, क्योंकि इनके बाद ही पूरा जो आपका 1899 में जो इन्होंने किया, तो उसके बाद पूरा अंग्रेज का ब्रिटिश एम्पायर जो है पूरा हिल गया था। ठीक है, ये 25 साल की उम्र में ही एक्सपायर कर गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वही बेस है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे ज्यादा एक्ट जो लिए गए हैं, रूल्स लिए गए हैं, वो इसी से लिए गए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आपका पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, जिसमें आपका 5th और 6th शेड्यूल बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें इसका नाम क्या था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 5th एंड 6th शेड्यूल को पहले किस नाम से जाना जाता था? उसको जाना जाता था एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, एक्सक्लूडेड छोड़ा हुआ या अर्ध छोड़ा हुआ जो एरिया है, उसको 1935 में लाया गया था। उसके बाद उसी के बेस पे हमने 5th और 6th शेड्यूल लाया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ठक्कर बप्पा। ठीक है, ठक्कर बप्पा और एबी ठक्कर, अमृतलाल विठ्ठलदास ठक्कर और ठक्कर बप्पा और आपका जयपाल सिंह मुंडा, इनको नेशनल ट्राइबल लीडर माना जाता है, क्योंकि इनका जो प्रेजेंटेशन था वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सभा जो थी ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो होती है उसमें थी, इस वजह से इनको माना जाता है। तो ये नाम भी आप थोड़ा सा क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। कौन सा नाम? ठक्कर बप्पा, एबी ठक्कर बप्पा का पूरा नाम आप कमेंट सेक्शन में चलो हमको बताइएगा। ठीक है, ठक्कर बप्पा को किस नाम से जाना जाता था, किस एरिया से बिलोंग करते थे? एबी ठक्कर, जयपाल सिंह मुंडा, ये 3 नाम बहुत अच्छे ध्यान रखेंगे। 2 नाम मैं आपको और बताऊंगा, वो भी आपको ध्यान रखना है बाद में। ठीक है, जिसमें आप गोपीनाथ बरदोली का नाम एक है, वो याद रखेंगे। वो किस वजह से याद रखेंगे वो बताऊंगा, क्योंकि 5th और 6th शेड्यूल के लिए जो बेस बनाया था, जिन्होंने जोर दिया था, वो यही थे। ठीक है, 5th शेड्यूल के लिए आपका ठक्कर बप्पा, एबी ठक्कर और जयपाल सिंह मुंडा, ये 3 थे। और 6th शेड्यूल के लिए आपका गोपीनाथ बरदोलोई, जो असम के थे, असम एरिया के, और असम के सीएम भी रहे हैं पहले, उनके बाद ही 6th शेड्यूल लाया गया था। अब ट्राइबल रोल इन नेशनल मूवमेंट, जैसे आपको बताया मैंने, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, RRR मूवी अगर आपने देखी हो तो उसमें, जिसमें आप रंपा राम से आपको वो याद कराया कि सीता राम, रंपा में राम, और खोया का प्रसाद चढ़ता है, तो खोया जो ट्राइब थी उन्होंने 1922-1924 में आंध्रा फॉरेस्ट में। इसके बाद बात करें जयपाल सिंह मुंडा, जिसका नाम मैंने आपको लिया, जयपाल सिंह मुंडा, जो झारखंड वाले एरिया के थे। एजुकेटेड है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी रहे हैं। उन्होंने ओलंपिक मेडल 1928 में जीता है। लेटर वॉइस ट्राइबल इशू इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी उसका पार्ट भी थे, और उन्होंने वहां पे अपने जो ट्राइबल राइट्स हैं उसके लिए उन्होंने क्या किया, एडवोकेसी की, उसका समर्थन किया। इसके बाद ठक्कर बप्पा जो है सोशल रिफॉर्मर, वर्क विद गांधी फॉर आदिवासी लोग। ठक्कर बप्पा इनका फुल फॉर्म मैंने आपको पूछा, कमेंट सेक्शन में बताइए किस एरिया से बिलोंग करते थे, भी आप बताएंगे। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर थे, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काम करते थे। गांधी जी के साथ आदिवासी वेलफेयर के लिए उन्होंने काम किया। तो ये थोड़ा सा आप नाम एक बार जरूर इसको याद रखिएगा, क्योंकि एमपीपीएससी का जो पैटर्न है मैं आपको बताऊं कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एरा में आप पहुंचते हैं, इसमें लीगल रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन जो दी गई है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया, 1950 में तैयार हो गया। उसके बाद भी मैं आपको इसके पहले वाले जो क्वेश्चन, पार्ट 2 जो हमारे इस वीडियो का आएगा, उसमें एक डिटेल से बताऊंगा कि 1935 में कौन सा एक्ट में कौन सा रूल के अगेंस्ट इसको प्रोटेक्शन दिया गया था। ठीक, जैसे एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया आपने देखा भी। ठीक है, उसका बाद 5th और 6th शेड्यूल बना, तो उसको भी मैं कवर करने की धीरे धीरे कोशिश करूंगा। अभी हम आर्टिकल 343 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप इसकी बात करते हैं तो आर्टिकल 342 की बात करते हैं। आर्टिकल 342 में क्या है? द प्रेसिडेंट मस्ट बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डेजिग्नेट द ट्राइब्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी और सेक्शन ऑफ और ग्रुप विद इन द ट्राइब्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी दैट शैल बी रिगार्डेड टू बी शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 352 में ये बोला जा रहा है कि आपका जो प्रेसिडेंट होंगे, अभी जैसे हमारे प्रेसिडेंट देखिए, कोइंसिडेंस लेके हमारी प्रेसिडेंट अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए वो किस ट्राइब की हैं, ठीक है, और कहां से बिलोंग करती हैं। ठीक है, आर्टिकल 342 जिसमें आपका प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। कौन नोटिफाई कर सकता है? सिर्फ प्रेसिडेंट नोटिफाई करेगा कि ABC जो बंदा है उसमें ट्राइब कौन सा है, या ABC के फैमिली कौन सी ट्राइब है, या ABC जिस जगह पर रहता है वहां पे कौन सी ट्राइब रहती है। तो सिंपल किसके पास पावर है? ओनली प्रेसिडेंट। गवर्नर मत लगा के चले आएगा इसके आंसर। ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। द प्रेसिडेंट, सिर्फ ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। वो गजट नोटिफिकेशन में ये निकालेगा कि ये ट्राइब, पर्टिकुलर ट्राइब या पर्टिकुलर कम्युनिटी या सेक्शन या ट्राइबल का जो ग्रुप है उसको हम ट्राइब के नाम से जानेंगे, उसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब बोलेंगे। ठीक है,
ये आर्टिकल 342 में दिया गया है। और पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी और पार्ट ऑफ अ ग्रुप विद इन एनी ट्राइब or tribal community from the list of scheduled tribe specified in a notified issue under clause A, but except as aforesaid, a notification issued under the said clause shall not be varied by the subsequent notification। सिंपल लॉजिक ये है कि प्रेसिडेंट ने निकाल दिया भाई, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेसिडेंट भी जो होता है, जो रूलर पार्टी होती है, उसका ही नॉर्मली होता है, तो उसने एक निकाल दिया। अभी क्या हुआ कि कोई ऐसा क्या हुआ, सर्वे हुआ, ठीक है, और उस सर्वे में यह आया कि भाई ये जो कास्ट है या जो ये जो ट्राइब है, जो क्लैन है, उसको अभी एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, डेवलप कर गए हैं और अभी हमारी मेन स्ट्रीम से जुड़ गए हैं, तो नहीं मिलना चाहिए। तो वहां पर भी पार्लियामेंट आएगा। पार्लियामेंट में वोटिंग के राइट के थ्रू ये डिसाइड किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर शेड्यूल ट्राइब को इसमें रखना है या नहीं रखना। तो मतलब रख कौन सकता है, प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन के द्वारा, निकाल कौन सकता है, पार्लियामेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 366 की। ठीक है, 366 की बात करें, unless the context necessitate otherwise, the following terminology in the constitutional have the meaning how ascribed to them, this is to say schedule denotes schedule to the constitution। 366 में शेड्यूल की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब रेफर टू द ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी और सेक्शन और ग्रुप विद इन सच ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी दैट आर डिक्लेयर शेड्यूल ट्राइब फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे 366 में क्या लिखा हुआ, 366 में शेड्यूल ट्राइब की डेफिनेशन लिखी गई है और 342 में बताया गया है कि कौन कौन सी ट्राइब शेड्यूल ट्राइब होती है। ध्यान रखेंगे आप लोग, 366 में डेफिनेशन दी हुई है कि शेड्यूल ट्राइब किसको माना जाएगा, वो ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटी या सेक्शन ग्रुप जिनको 342 के तहत शेड्यूल ट्राइब बोला गया है, उनको आप शेड्यूल ट्राइब्स बोलेंगे। डेफिनेशन है, जैसे कि आप आर्टिकल 1 पढ़ते हैं, उसमें हमें भारत की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, कि भारत किसको कहा जाएगा। तो उसी तरह आर्टिकल 360 में डेफिनेशन दी गई, 352 में नोटिफिकेशन निकलता है कि ये ट्राइब रहेगी या ये ट्राइब नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करें एजुकेशनल, कल्चरल एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सेफगार्ड। अभी वो क्या थे, दो मेन क्लॉज थे। अभी क्या है, ट्राइब को शिक्षा के क्षेत्र में, उनके कल्चर को बचाने के लिए और उनको जॉब दिलाने के लिए भी बहुत सेफ गार्ड्स जो है, प्रोटेक्शन राइट्स दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 15 का 4 जो है, आर्टिकल 15 का 4 याद रखिए, जब भी 4 लग जाएगा ना, 15 का 4, 16 का 4, वो रिजर्वेशन से रहेगा, रिलेटेड रहेगा। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे इसको अपना पॉलिटी में, तब मैं आपको समझाऊंगा, अच्छा तरीके से याद भी करा दूंगा। ठीक है, जहां पे 4 लगा है, 15 का 4, 16 का 4, वो क्या बात करेगा, वो हमेशा रिजर्वेशन की ही बात करेगा, क्योंकि ये 15 के बाद जो अमेंडमेंट्स हुए हैं 1, 2, 3, 4, उसके बाद जुड़ता है ना। तो अभी जो अमेंडमेंट्स होने के बाद ये जुड़ते घटते रहते हैं, इसलिए इनका 4। द स्टेट इज empowered टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन फॉर द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब रिगार्डिंग देयर एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट एक्सेप्ट द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ये बोल रहे हैं कि जो भी ट्राइब्स हैं, उनके प्रोटेक्शन को, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज हो गया, ठीक है, जो गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, कोई भी कॉलेज हो जाए या प्राइवेट हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो जाए, कोई भी स्कूल हो जाए, वहां पे सीट रिजर्व की जाएंगी। सिंपल लॉजिक इसका यही बोल रहा है कि इसके लिए पावर किसके पास है, स्टेट। स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक। स्टेट का मतलब आपको जैसे पता है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का मतलब इंडिया होता है। तो स्टेट, यहाँ पे इंडिया को ये पावर दिया गया है, इंडिया के स्टेट में, स्टेट को या पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है कि वो कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकती है जिससे आपके सोशली समाज में पीछे या पढ़ाई लिखाई में पीछे जो भी क्लासेज हैं, उनको आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उनके लिए सीट रिजर्व की जाएगी। अभी आप देखें किसी भी स्कूल कॉलेज भी या उसमें कुछ ना कुछ सीट और जो छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप, वो दी जाती है। आर्टिकल 16 में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखो आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि आपको क्या हमेशा क्या मिलेगा, आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉय, जहां पे आप जॉब करते हैं, ठीक है, वहां पे जहां पे आप जॉब करते हैं, आपको हमेशा बराबर का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, हमेशा बराबर का दर्जा दिया जाएगा। तो कैसे बराबर का दर्जा दिया जाएगा,
तो आर्टिकल 16 का 4A लाया गया, उसमें लिखा है प्रोवाइड्स दैट द स्टेट में मेक एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन इन इशू ऑफ प्रमोशन इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इफ दे आर नॉट प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विस। अभी क्या है कि किसी, मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए स्टेट का मतलब आपको अपने से भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट सर्विस मतलब या तो यूपीएससी या एमपीपीएससी या कहीं भी, कई जगह पे ऐसा होता है कि अभी जब ऊपर वाले ओहदे पे आप देखेंगे तो मोस्टली जो है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी वाले लोग ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई की हमेशा व्यवस्था रही है, वो गरीबी से नहीं, गरीबी नहीं बोल रहा हूं मैं, इन जनरल बता रहा हूं कि वो दबे हुए लोग नहीं थे, उनका डेवलपमेंट इस तरह से हुआ है कि उनका दिमाग, उनका पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा अच्छे स्तर पर रही है, जिस वजह से हमेशा ऊपर पहुंच गए हैं। लेकिन अभी आर्टिकल 16 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया, बाबा राव अम्बेडकर ने इनको बनाया, तो उसमें ये बोल दिया कि भाई आपको हमेशा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जहां भी आप जॉब करते हो किसी भी जगह पे, आपको बराबर अधिकार है। आपको ये बोल के छोड़ नहीं दिया जाएगा कि आप ये ट्राइब हैं या आप एससी के हैं या एसटी के हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है, ये तो बना दिया। लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो आर्टिकल 16(4)(a) के तहत करेंगे। उसमें बोल दिया गया है कि कोई भी स्टेट या इंडियन पार्लियामेंट कोई भी ऐसा प्रोविजन बना सकती है रिजर्वेशन के लिए जिसमें आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिप्रेजेंटेशन के लिए जो होता है वो नौकरी में और प्रमोशन में आपका क्या करेगा, रिजर्वेशन कर देगा। जैसे आपका कर देगा भाई 27%, ठीक है, 27% अभी ओबीसी का हमारे यहाँ चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए कर देगा कि 12% आपका एसटी और 14% एससी का होना चाहिए, या 15% एससी 12% एसटी का कर देना चाहिए, मतलब कर देगा। 23% के आसपास अभी हम बोलते हैं नॉर्मली कि रिजर्वेशन है एससी एसटी का मिला के, और 27% एमपी में जो बोले ज्यादा चली जा रही है, माफ कीजिएगा 27% होने से ये 50% को भी क्रॉस कर जा रहा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ऐसा चल रहा है ओबीसी वाले केस में ना। तो मतलब हमारा ये है कि 14 से 27% के बनने की बात चल रही है, तो 36% के आसपास हमारा रिजर्वेशन जो है इनको दिया गया है एससी एसटी वालों को, ठीक है। अब आर्टिकल 17 की बात करें तो आर्टिकल 17 में क्या बात की गई है कि द आर्टिकल अबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इज प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। मतलब पहले छुआछूत चला करती थी, ठीक है, तो जो छुआछूत जब चला करती थी तो उसके बाद हमने भी अपने टाइम पे बहुत लोगों ने देखा है, ठीक है, कि लोगों को छुआ नहीं जाता था, वो मटके पानी पीते थे, साथ में बैठ नहीं सकते थे, है ना। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या लाया गया, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे बहुत ज्यादा आपका ये देखेंगे, ठीक है, तो 15% जो रिजर्वेशन है वो माफ कीजिएगा, ठीक है, वो आपका एसटी के लिए, और 7.5% के आसपास जो है वो एसटी के लिए रिजर्वेशन जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो लेकिन इसमें चेंज कर सकती है कौन, स्टेट का मतलब आपका गवर्नमेंट हो, जो भी हो, ठीक है। जैसे 10% तो ईडब्ल्यूएस जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के जो बंदे हैं उसमें 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी दे दिया गया, तो इसमें 15 7.5 है, और 27% की बात एमपी में की जा रही है, ठीक है, जिससे वो क्या हो जा रहा है कि वो बाहर निकल जा रहा है। 50% जो कैपिंग है, जब तक वो चेंज नहीं होती ना, मतलब बिल पास करके चेंज नहीं होती, तब तक उसको कर नहीं सकते, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, क्योंकि किसी को भी इतना पावर दिया नहीं गया कि वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड कर पाए, ठीक है। तो हम कहा थे, तो हम यहां पे थे कि आर्टिकल जो था अनटचेबिलिटी, छुआछूत ना हो पाए, तो उसको हटाने के लिए हमने क्या किया, आर्टिकल 17 लाया। अब आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि तुम वहां बैठो, मैं तुमको छूंगा नहीं, या तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हनन हो जाएगा और आपको जेल हो सकती है। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ दैट टचेबिलिटी शैल बी ऑफेंडेड पनिशमेंट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक है। यही बोल रहा है कि अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो एक आप एक क्या कर रहे हैं, पनिशमेंट आपको मिल सकती है, आपको एक जेल मिल सकती है, या आपको जुर्माना हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अपराध है। अब हम बात करें आर्टिकल 20A। आर्टिकल 20A क्या ए, देखो 20A मतलब 21 में क्या अमेंडमेंट किया गया है। अमेंडमेंट क्या किया गया है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 6 और टू 14 ईयर्स। तो ये सब कास्ट के लिए है, ऐसा नहीं है किसी अनरिजर्व के लिए, किसी के लिए। तो 6 से 14 साल की जो उम्र के बच्चे होंगे उनको कंपल्सरी एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करना हो, गवर्नमेंट करेगी। आर्टिकल 20 वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ये लाया गया कि 20 वो है कि आपका जो 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको आपका क्या दिया जाएगा, फ्री में शिक्षा दी जाएगी स्टेट के द्वारा, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएंगी,
जिससे आपका बेटरमेंट हो पाए, जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग भी पढ़ पाए। ठीक है, अब हम बात करें आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 डीपीएसपी की बात करता है। ठीक है, राज्य के निर्देशक तक तो आपने पढ़े हैं, तो वही 46 की बात कर रहा है। दिस आर्टिकल कंपेल्स, कंपेल्स मतलब उसको प्रेशराइज कर रहा है, उस पर प्रेशर बना रहा है कि आप प्रमोट कीजिए विद ग्रेट केयर द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, पर्टिकुलरली द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एंड टू सेफगार्ड देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल टाइप ऑफ एक्सप्लॉय। मतलब आर्टिकल, ये डीपीएसपी क्या बनाया गया, डीपीएसपी इसलिए बनाया गया था क्योंकि आपका राइट्स नहीं है डीपीएसपी, लेकिन डीपीएसपी को आपको फॉलो करके रूल बनाने। अगर डीपीएसपी में आपका लिखा हुआ है कि आपको क्या promote with greater care of education and economic interest of the weaker part of the population, particularly the scheduled tribe and scheduled caste, and to safeguard from the social injustice all type of exploitation। तो आपको बनाना है, ठीक है, वो आपको एक रूपरेखा दे रहा है, उसके हिसाब से उसको आपको फुलफिल करना है डीपीएसपी को। तो ये बोल रहा है कि आपका जो समाज में उनके साथ गलत बर्ताव हो रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है। आर्टिकल 46 की बात कर रहा है आपका डीपीएसपी। ठीक है, तो आपको याद रहेगा ये थोड़ा सा 15(4) आपका 15(4) जब भी आ जाएगा आरक्षण की बात करेगा। 15 आपका किस लिए है कि आपका पढ़ाई लिखाई के लिए, आप पढ़ लिख लेंगे तो 16 में जॉब में आ जाएंगे। तो 16(4) क्या है आपका प्रमोशन के लिए और जॉब के लिए। 17 आपका नॉर्मली था, अनटचेबिलिटी था। 21A पढ़ाई के लिए है। ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल 46 में क्या बात कर रहा है आपका कि आपको स्टेट को ऐसा काम करना है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ कोई भी अन्याय ना हो समाज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक सेफगार्ड। ठीक है, अब इकोनॉमिक मतलब पैसे के हिसाब से, पैसा कैसे उनके पास आएगा। तो आर्टिकल 244 का क्लॉज 1 बोलता है इस आर्टिकल का कि of the provision of the fifth state shall apply to the administration and control of the scheduled area and scheduled tribes in any state other than Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura which are covered by 6th schedule। ये बोल रहा है आर्टिकल 244 का क्लॉज 1 ये बोल रहा है कि 5th शेड्यूल का जो भी प्रोविजन होगा, ठीक है, वो अप्लाई होगा किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, आपका ATMM, ये वर्ड आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये TAM टम ध्यान कर लीजिए आप। ठीक है, जिसमें आपका त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम जो है वो 6th शेड्यूल में आता है, और आपका उसके अलावा जितने भी स्टेट हैं वो आपके किस में आते हैं, शेड्यूल 5 में आते हैं। ठीक है, शेड्यूल 5 से एक आप कम कर दीजिए तो 4 स्टेट है शेड्यूल 6। 5th से ऊपर एक 6th होता है, एक ऐड कर रहा है, तो यहां पे आप एक कम कर देना है। ठीक है, तो आपको 4 जो स्टेट हैं वो आपका किस में आएंगे, जैसे आपका 7 सिस्टर्स हम बोलते हैं, 7 स्टेट। ठीक है, 7 स्टेट्स बोलते हैं, 7, तो उसमें एक कम करके 6th आया है। ठीक है, तो 6th में एक कम करके, ऐसे नहीं याद करेंगे आप, आपको याद करना है कि जैसे कि 5th शेड्यूल में सारे आ रहे हैं, 6th शेड्यूल 5th से एक ऊपर 6 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 में एक कम कर दिया, जिसमें 4 स्टेट आप याद करें। आपको कैसे याद करना है, 244 में 4 आप ले लीजिए पीछे वाला। ठीक है, इस 4 को छोड़ के, इन 4 को छोड़ के सारे स्टेट इसमें ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिए। फिर आर्टिकल 275 की बात करें तो ग्रांट इन एड, पैसा दिया जाएगा टू डेजिग्नेट स्टेट ST एंड ऐसे कवर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल 5th एंड 6th। ये आर्टिकल 275 में लिखा है कि इनको एड प्रोवाइड की जाएगी उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। आर्टिकल 335 क्लेम्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू सर्विस एंड पोजीशन। मतलब 335 में ये बोला गया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का सर्विसेज एंड पोजीशन में क्लेम रहेगा, वो किसी भी चीज का फाइनेंशियली क्लेम भी कर सकते हैं। ये हम बात करी जा रही है आपका इकोनॉमिक सेफगार्ड की, पैसे के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब पॉलिटिकल सेफगार्ड, अभी इकोनॉमिक पैसे के रिलेटेड से पॉलिटिकल सेफगार्ड क्या क्या किया गया है। पॉलिटिकल सेफगार्ड मतलब किस तरह के रूल्स रेगुलेशन बनेंगे उसकी बारे में बात चल रही है। तो आर्टिकल 164A, ठीक है, जैसे देखो 100 के अंदर नॉर्मली जितने आते हैं ना वो आपके केंद्र से रिलेटेड लॉ होते हैं। ठीक है, केंद्र से रिलेटेड लॉ होते हैं, उसमें आप नॉर्मली क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा वो तरीका। उसमें केंद्र वाले रूल में 100 जोड़ के 11 घटा दीजिए तो आपका स्टेट के रूल नॉर्मली आ जाते हैं, वो मैं याद कराने का आपको तरीका बता दूंगा। तो आर्टिकल 164A, ठीक है, प्रोवाइड दैट इन द स्टेट ऑफ बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा देयर मस्ट बी ए मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द ट्राइबल वेलफेयर who may also be in charge of the welfare of the scheduled caste and backward class or any other
एक्टिविटीज। देखिए आर्टिकल 164, आर्टिकल 75 आप जाइए, आर्टिकल 75 अगर जाएंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए सेंटर पे, तो उसमें 100 जोड़ के 11 घटाइए, 100 जोड़ा तो 175, 11 घटा लिए तो 164 आ जाता है। ठीक है, तो 164 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट में हो गए, उसमें 1 जो जोड़ा गया 164 का एक जो जोड़ा गया उसमें बोला गया है कि बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, देयर मस्ट बी अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द ट्राइबल, ट्राइबल वेलफेयर के लिए अलग से मिनिस्टर, आदिम जात कल्याण के लिए एक मिनिस्टर बनाया जाएगा जो आपका शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास का भी इंचार्ज हो सकता है, या अलग से भी आप बना सकते हैं, वो स्टेट के ऊपर है, बट होना जरूर चाहिए। ठीक है, 164A ये बोलता है। आर्टिकल 243D, सीट्स इन द पंचायत एंड रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब अंडर आर्टिकल 243D, पंचायत में जो भी इलेक्शन हो, जैसे आपको बताया मैंने क्या कि 15 पढ़ाई में रिजर्वेशन, 16 पढ़ेगा तो जॉब चाहिए उसको, तो वहां पे उसके बाद आपका आ गया 243, आर्टिकल 243 में बात करता है आपका जो आपकी पंचायत राज व्यवस्था है उनमें सीट्स की बात करता है, तो इसमें डी जो बात करता है वो आपकी किसकी बात करता है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की। ठीक है, इसको डी को आप कैसे याद कर सकते हैं, आप लोग गलत मत माने, मैं तरीका से बता रहा हूं। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 कास्ट आती थी, ए बी सी डी, डी नंबर पे क्या आते हैं, नीचे वाले। ठीक है, तो उनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब आज के जमाने में कहा जाता है, तो मैं गलत तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये लाइन तो उसमें लिखी हुई है ना, वैदिक में लिखी हुई है। ठीक है, मेरा इसमें कोई भेदभाव करने का तरीका नहीं, बस याद करने का तरीका है। कैसे याद करें, तो सीट रिजर्व तो ए बी सी डी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और चौथा नंबर डी जो है वो तो इस तरह से याद कर सकते हैं, डी जो है आपका रिजर्व सीट के बारे में बात कर, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 243T, दिस आर्टिकल मैंडेट द सीट आर एलोकेटेड इन एवरी म्युनिसिपैलिटी ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, टी मतलब टाउन, टाउन मतलब कस्बा, कस्बा में क्या होती है, म्युनिसिपैलिटी, विलेज में पंचायत होती है, और टाउन जो होते हैं वहां म्युनिसिपैलिटी, तो उस तरह से आप याद कर सकते हैं, दिस आर्टिकल मैंडेट सीट्स एंड बिलोंग म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी मतलब जो आपका नगर पंचायत, नगर निगम होता है, वहां पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की कैसे बात करेंगे, तो टी की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, टी, टाउन, और डी से आप बात करेंगे कि देसी लोग, डी से देसी याद कर लीजिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, डी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, वो बात कर लीजिए, जैसे आपको या डी को लंबी लाइन खींच देंगे तो पी बन जाएगा, ऐसे कर खींच दिया तो पी बन गया, तो पंचायती राज हो गया। तो आपको किस तरह से याद करना है, बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, मैं आपको याद करा दूंगा। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्टिकल 330 एंड 332, इसमें क्या बात कर रहा है, दीज आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली अलाउ फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट इन द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इन फेवर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये देखो सबसे नीचे व्यवस्था पंचायती 243, उसके नीचे ऊपर नीचे टाउन, म्युनिसिपैलिटीज। अब आपका आया कि आपका राज्यसभा लोकसभा में सीट का रिजर्वेशन किस तरह से होगा। ठीक है, तो इसमें आपका देखो, आपको इसमें याद करने का तरीका बता देता हूं कि सिर्फ याद करने का तरीका है, 3 2 अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 साल किसकी होती है, मतलब 5 साल, और 3 इसमें जोड़ लीजिए 6 साल, 5 साल टेन्योर, 6 साल टेन्योर लोकसभा और राज्यसभा में होता है। भले ये उल्टा होगा, लोकसभा ही होगा राज्यसभा ही होगा, बट आपको तरीका बता रहा हूं। 330 और 332 जो आर्टिकल है वो आपका हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स में जो पीपल अलाउ रिजर्वेशन सीट हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, हाउस ऑफ पीपल की बात कर रहा है, हाउस ऑफ पीपल की बात कर रहा है। और रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इन द लोकल बॉडी हैज बीन foreseen and provided for the under part 9 of the constitution related to panchayat and part 9 of the constitution related to municipalities। तो ये बोल रहा है आर्टिकल 30 एंड 32 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि आपका जो हाउस ऑफ द पीपल जो होते हैं, हाउस ऑफ द पीपल किसको बोलते हैं, लोकसभा, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो आपकी विधानसभा होती है उनमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो है सीट का बंटवारा होगा। और इसके अलावा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो होती है लोकल बॉडी जो होती है, ठीक है, जो पार्ट 9 में कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है, इसमें पंचायत और 9A में आपका म्युनिसिपैलिटीज आती हैं, उनमें रिजर्वेशन की जो है बात की जा रही है। इसके बाद आपकी बात करते हैं आर्टिकल 338A। 338A की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन द सेंस दैट इज डायरेक्टली एस्टेब्लिश्ड बाय द आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 338 ये बोल रहा है कि भाई आप जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन जैसे होता है, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आपको बनाना है। तो ये आर्टिकल 338 की बात कर रहा है, टू स्टडी एंड मॉनिटर एंड इश्यू कंसर्निंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लीगल सेफगार्ड फॉर ST, SC एज वेल एज इवैल्यूएट देयर इफेक्टिवनेस, टू लुक इनटू द पर्टिकुलर कंप्लेन ऑन द
इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द स्टेट राइट। सिंपल आर्टिकल 338 जो बात कर रहा है, ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जब इसके बारे में बताएंगे ना कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आपको अच्छे समझा दूं क्या क्या काम होता है शेड्यूल्ड ट्राइब का। तो आर्टिकल 338 जो है ये बात करता है किसके बारे में बात करता है, शेड्यूल्ड ट्राइब के राइट्स के बारे में बात करता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के राइट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 340 आता है। This article empower the president to form a committee to evaluate the condition of the backward classes, the problem they encounter, and to provide suggestions to how to improve their situation. This was the article that established the Mandal Commission. OBC जो है अदर बैकवर्ड क्लासेज उनके लिए 340, 330, 332 SC ST के लिए और 340 जो आपका किसके लिए हो गया, आपका ओबीसी के लिए। तो देखो ओबीसी में 340 का इसको जीरो को ओ पढ़ लीजिए, जीरो को आप ओ पढ़ लीजिए। ठीक है, अब 340 इतना तो याद रखना पड़ेगा, 330 क्या बोल दिए, 330 में भी बाद में जीरो है तो इसमें 6 बता दिया ना मैंने, 6 और 5 आप लास्ट वाले पढ़ लीजिए तो आपको याद आएगा कि एससी एसटी से रिलेटेड है। इसमें 7 हो रहा, 7 तो किसी का टेन्योर होता नहीं है, इसमें 3 3 6 में तो आपको रिलेटेड है भाई राज्यसभा का या लोकसभा के टेन्योर से रिलेटेड कुछ है आसपास, उतना तो थोड़ा सा आपको याद करना है, मैं निमोनिक्स ही बता सकता हूँ। फिर आर्टिकल 340 की बात करें तो आर्टिकल 340 में आपका ओबीसी याद कर लीजिए तो आपको याद हो जाएगा, जीरो को ओ पढ़ के आप याद कर लीजिए तो मंडल कमीशन ने लाया तो आप समझ लीजिए उनके राइट के लिए बात। ठीक है, 339A आपका 6 शेड्यूल और यूनियन में डायरेक्ट स्टेट फॉर द TAMM देखने लिख दिया मैंने, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय। ठीक है, ये 4 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो 339A 244(2) जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है एप्लीकेशन ऑफ द 6 शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट। 244A जो है बात कर रहा है आर्टिकल वो आपका 6 शेड्यूल और जो आपका ये है नॉर्थ ईस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका उसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद 339A की बात करें तो यूनियन के कंट्रोल की बात कर रहा है कि 339A के हिसाब से कंट्रोल किसके पास से यूनियन होगा और यूनियन जो है वो किसी भी स्टेट को वेलफेयर के लिए डायरेक्ट कर सकता है। फिर 371H आएगा तो स्पेशल प्रोविजन है TAMM ऑटोनॉमी कस्टमरीज लॉ। 371H वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए भाई। 371H बोलता है हैमर, हाथ देता है, हाथ मतलब पावर। ठीक है, अपने हाथ से अपने हिसाब, हाथ याद कर लीजिए, हिसाब याद कर लीजिए, अपने हिसाब से कीजिए। आपका जो भी कस्टमरी लॉ है, ठीक है, जो भी अलग अलग लॉज होते हैं ना कि हमारे यहाँ शादी इस तरह से होगी या हम पंचायत का फैसला मानेंगे, तो जो आपका स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं जो आपका कहाँ पे, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम, ये 4 स्टेट में, तो वहां पर उनका हाथ दे दिया गया, हाथ छोड़ दिया गया, हिसाब दे दिया गया, अपने हिसाब से कीजिए। 371H अपने हिसाब से कीजिए। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया की बात करें तो ट्राइब जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी बनी, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था तो सबका अपना अपना विचार लेने के लिए सब जो कास्ट थी, सब जो क्लैन था और हर जो स्टेट थे उनके रिप्रेजेंटेटिव को लाया गया था। तो उसमें जो ट्राइब का रिप्रेजेंटेटिव उसके बारे में बात करें। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया ये ट्राइबल कम्युनिटी वर पॉलिटिकली एंड सोशली मार्जिनलाइज्ड। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ट्रीटेड देम एज एक्सक्लूडेड और पार्सली, जैसे मैंने आपको बताया 1935 में पहले 5th और 6th कमीशन को एक्सक्लूडेड और पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया बोला जाता था, उसी को बाद में डेवलप करके क्या बना दिया गया है, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 under the government of India Act 1935. This region were largely governed directly by the governor with minimum participation from the local. उस टाइम भी क्या था कि गवर्नर के द्वारा ही किए जाते थे, जैसे आज प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं कि बीच में कोई अपना रूल ना इंप्लीमेंट कर दे जिससे उनका राइट जो है प्रोटेक्ट ना रहे, तो उस टाइम भी गवर्नर के द्वारा किया जाता है। Thus when the Constituent Assembly was formed in 1946, one of the major challenge was how to integrate and protect the interest of the tribal population in the new democratic framework. तो 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो सबको शामिल किया गया, तो वहां पे हमें यह भी देखना था कि ट्राइबल को भी रखना होगा क्योंकि उनके राइट का भी हमें प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, तो उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 33 ट्राइब्स रखे गए थे। आप हमें बताइए, मैं आपको बता 296 मेंबर्स थे जिसमें आपके 333 जो थे वो ट्राइब्स रखे गए थे, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा भी आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जयपाल सिंह मुंडा छोटा नागपुर झारखंड एरिया के थे, जो वो 1928 में हॉकी भी जीते थे, कैप्टन भी थे। ठीक है, उन्होंने एडवोकेसी की थी कि नहीं इनके राइट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, उसमें आप ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे थे। ठीक है, एडवोकेटेड ट्राइबल का सेल्फ गवर्नेंस एंड आइडेंटिटी फेम, वी वर द फर्स्ट सेटल ऑफ दिस कंट्री, यू आर द, इनका कहना था कि ट्राइब्स का ये विचार है कि हम सबसे पहले आए हैं, आप इमिग्रेंट्स हैं, आप बाद में आए हैं, इसलिए हमारे राइट को प्रोटेक्ट करना आपका धर्म कर्तव्य है। जयपाल सिंह राणा। उसके बाद हम बात करें रघुनाथ मुर्मू, ठीक है, ये आपका संथाली लैंग्वेज, संथाल से थे। अभी आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा है, आप बताइएगा द्रौपदी मुर्मू किस इसकी ट्राइब, कौन सी ट्राइब है और कहां से बिलोंग करती है। रघुनाथ मुर्मू, इन्होंने क्या किया था,
ये वेरी मोस्ट ओइची की स्क्रिप्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ओइची की स्क्रिप्ट जो है वो संथाली है। ये केबीसी में भी रिसेंटली क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो ओइची की स्क्रिप्ट जो है वो संथाल में, उसका जो प्रादुर्भाव किया था किसने किया था? रघुनाथ मुर्मू जी को बोला जाता है। और इन्होंने कल्चरल प्रिजर्वेशन को और लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन को बोला था, मतलब इनके कल्चर को प्रोटेक्ट कीजिए और इनकी लैंग्वेज को भी, इनको आप प्रेशराइज मत कीजिए कि अपनी लैंग्वेज चेंज कीजिए या अपना कल्चर चेंज कीजिए, इनको जैसा है वैसा रहने दीजिए। ठीक है, अब हम बात करें ठक्कर बप्पा, एबी ठक्कर। मेंबर जो थे आपके वो सब कमिटी ऑफ ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। देखिए ये एक्सक्लूडेड एरिया, ठीक है, पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया की बात नहीं कर रहा है, ये एक्सक्लूडेड एरिया के जो थे ठक्कर बप्पा एबी ठक्कर, उनके क्या थे ये, क्योंकि चेयरमैन तो आपके पता है कि बी आर अम्बेडकर जी थे, लेकिन उनके जो मेंबर थे वो आपके ठक्कर बप्पा एबी ठक्कर जो थे वो आपके ट्राइबल 5th जो शेड्यूल है उसका एडवोकेसी उन्होंने की थी। ठीक है, देखो इन्फ्लुएंस फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ 5th शेड्यूल फॉर द ट्राइबल प्रोटेक्शन, इसी इन्होंने ही बोला कि 5th शेड्यूल को आप क्या कीजिए, लाइए। तो ये आप क्वेश्चन याद रखेंगे, ठक्कर बप्पा या एबी ठक्कर जो थे उन्होंने क्या किया, एडवोकेसी 5th शेड्यूल को लाने के लिए किन्होंने प्रेशर बनाया था? ठक्कर बप्पा ने। उसके बाद बात करें गोपीनाथ बरदोलई, जो मैंने बात की थी, जेएम निकोलस रॉय। ठीक है, तो गोपीनाथ बरदोलई और निकोलस रॉय जो थे वो असम से थे और गोपीनाथ बरदोलई फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला 6th शेड्यूल के लिए, अभी 5th शेड्यूल के लिए ठक्कर बप्पा एबी ठक्कर ने और 6th शेड्यूल के लिए गोपीनाथ बरदोलई और निकोलस रॉय जी ने एडवोकेसी की थी। और इन्होंने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल कमेटी को, जैसे इन्होंने सब कमेटी जो थी आपकी सब कमेटी ऑन ट्राइबल जो थी उसको किया था लीड, और इन्होंने नॉर्थ ईस्ट, जहां भी नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, असम आपको याद है असम तो गोपीनाथ बरदोलई आ जाएंगे, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कमेटी को इन्होंने लीड किया था। अब टी अलीबा इम्ती ये लेडी थी एक, ठीक है, एओ नागा, ये एब ओरिजिनल, जैसे मैंने आपको बताया एबोरिजिनल बोल दिया जाता था, जो लोग यहाँ से ओरिजिनल होते थे बहुत पुराने होते थे। एब ओरिजिनल नागा, नागा हिल, नागालैंड की, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, रिप्रेजेंटेड द नागा हिल डिस्ट्रिक्ट एंड वॉइस ट्राइबल कंसर्न ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो अलीबा इम्ती जो थी वो नागालैंड की थी, एक लेडी थी जिन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद नागा वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए एक अंगामी एंड रेंगमा ट्राइब्स से ये थी और पार्टिसिपेटेड इन ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेसी आपने नागा वुमेन के लिए की थी। तो आप याद रहेगा एक बात, इनमें इंपॉर्टेंट यही, ठक्कर बप्पा 5th शेड्यूल के लिए और गोपीनाथ बरदोलई 6th शेड्यूल के लिए। रघुनाथ मुर्मू जो थे ओई चिक्की स्क्रिप्ट जो है उनको किया था। जयपाल सिंह मुंडा, आपको पता ही है कि आपके जयपाल सिंह मुंडा का नाम बहुत आता है किसके लिए, एडवोकेसी करने में, जो प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एडवाइजरी कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एडवाइजरी कमेटी जो आपका था, तो उसमें आपके चेयरमैन सरदार वल्लभ पटेल, सब कमेटी ऑन एक्सक्लूडेड एंड पासिंग असम के अलावा एबी ठक्कर थे, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के लिए गोपीनाथ बरदोलई जो थे, उन्होंने 6th शेड्यूल के लिए किया था। 5th शेड्यूल के लिए किसने किया था? एबी ठक्कर और ठक्कर बप्पा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। शेड्यूल रिलेटेड टू शेड्यूल ट्राइब 5th शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया 244A और 339A थ्रू 44(1) और 339(1) जो है वो 5th शेड्यूल के लिए। सारे स्टेट में किसमें छोड़ दिया जाए आपको, अदर देन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है उनको छोड़ दिया जाए, आपका असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इनको छोड़ दिया जाए। तो उसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो हमारे यहाँ कौन सा ट्राइब है मध्य प्रदेश में, कौन सा शेड्यूल है अप्लीकेबल है? 5th शेड्यूल एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, 244A और 339(1). इसके बाद बात करें प्रोविजन और समरी की, तो ये किस 5th शेड्यूल में क्या क्या प्रोविजन थे? 5th शेड्यूल देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि SC कमीशन में रूल 1, रूल 2, रूल 3 पूछ लिया जाता था, तो इसमें भी आपको एक बार बस थोड़ा सा देख लेना है कि इसमें कौन सा पैरा किसको किस पैरा, सब पैरा में पूछ लिया तो, और मैं 100% श्योर पूछेगा, आपको नहीं पढ़ना है आप छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका एक भी क्वेश्चन छूटे। ठीक है, तो पैरा 1 जो बात करता है, डिक्लेयर्स द शेड्यूल अप्लाई टू एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब इन स्टेट अदर देन दोज गवर्नमेंट। सिंपल बात है कि 5th शेड्यूल है, तो पहली बात तो आपका 6th शेड्यूल वाले एरिया जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय पे नहीं आएगा। तो इसमें बोल रहा है कि शेड्यूल अप्लाई टू एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया। तो पैरा 1 जो बोल रहा है शेड्यूल 5 किस पे लिए एप्लीकेबल होगा, जो आपका शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब अदर देन ये है, वहां पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, वो कौन कैसे होगा, शेड्यूल 5 के हिसाब से होगा। शेड्यूल 2 में एग्जीक्यूटिव पावर द स्टेट एक्सटेंडेड टू शेड्यूल एरिया सब्जेक्टेड टू डायरेक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव जो IAS होते हैं या जो ऑफिसर्स होते हैं जो किसी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं, वो जो आपका किसके पास होगा, यूनियन गवर्नमेंट का
डायरेक्शन के हिसाब से हो, वही लोग वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। पैरा 3 जो होता है, एम्पावर द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर एन एरिया एज शेड्यूल एरिया, इंक्रीज डिक्रीज एन एरिया आफ्टर बाउंड्री साइड। तो ये सिंपल लॉजिक है, तो आपको पता ही है कि एरिया को बढ़ाना है, एरिया को घटाना है, ये काम सिर्फ किसके पास होता है, ये या तो पार्लियामेंट के पास होता है, लेकिन ये यहाँ पे इस बात है तो इसमें प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट में भी जो होता है बिल पास होता है, बिल में प्रेसिडेंट डिजाइन करता है। तो इस तरह से प्रेसिडेंट के पास पावर रहेगी किसके लिए, आपको शेड्यूल एरिया को इंक्रीज बढ़ाना है घटाना है। प्रोवाइड फॉर ए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5th शेड्यूल में आप ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात करेंगे, ठीक है। वहां पे आप डीएसी की बात, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी काउंसिल की बात करेंगे, यहाँ पे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की बात करते हैं पैरा 4 में। इन एनी स्टेट हैविंग शेड्यूल एरिया कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 20 मेंबर ऑफ विच 3/4 शैल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेड्यूल ट्राइब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये बोल रहा है कि टीएसी, प्रोवाइड फॉर ए टीएसी इन ईच स्टेट हैविंग शेड्यूल, जहां भी शेड्यूल एरिया होगी वहां पे एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनेगी, जिसमें 20 मेंबर के आसपास, 20 से थोड़ा कम ही रहेंगे, 20 मेंबर मिलजुल के रहेंगे, और जिसमें 3/4 जो है वो आपका 15 मेंबर के आसपास जो रहेंगे वो कहां किसके रहेंगे, आपके ट्राइब्स रहेंगे, क्योंकि उनको डिसीजन किसके लिए लेना है, ट्राइब्स के लिए। तो आपको याद करना है 5th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 5th शेड्यूल रिलेटेड है आपका ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, 5th शेड्यूल के अंदर ही ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल आती है। फिर पार्ट पैरा 5(1) में गवर्नर में मेक रेगुलेशन फॉर द पीस एंड गुड गवर्नेंस टू एनी शेड्यूल एरिया इन द स्टेट। पीस के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए प्रेसिडेंट के, क्योंकि गवर्नर जो है वो भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही होता है, तो गवर्नर जो होता है वो अपना जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसको अपॉइंट करती है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव एज क्या होता है, गवर्नमेंट का ही होता है। तो गवर्नर क्या करता है, रेगुलेशन बना सकता है वहां पे शांति के लिए, पीस के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जहां पे भी प्रेसिडेंट शासन लागू हो जाता है वहां गवर्नमेंट को पावर दे दी जाती है। सच रेगुलेशन में प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड अमंग द मेंबर ऑफ एसटी, रेगुलेट द बिजनेस ऑफ द मनी लेंडिंग टू द एसटी। तो 5 का 2 क्या बोलता है कि आप किसी को लैंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको कनपट्टी पे गोली बंदूक रख के किसी ने बोल दिया कि लैंड ट्रांसफर करो, तो ये रूल ही हटा दिया गया, आप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और मनी लेंडिंग के लिए भी रूल है कि उनको कैसे पैसा दिया जाएगा बिजनेस के लिए। पैरा 5(3) गवर्नेंस रेगुलेशन में रिपील और अमेंडमेंट बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल टू द एरिया, ठीक है। अभी क्या है कि पैरा 5(3) क्या बोल रहा है, गवर्नर ने कोई रूल बना दिया है, ठीक है, वो पसंद नहीं आया तो पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर उसको हटा सकती है, भले उसने पीस के लिए बनाया हो, लेकिन हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि रूल बन जाते हैं और लोग उनके बहुत अगेंस्ट में हो जाते हैं। पैरा 5(4) एवरी रेगुलेशन मेड अंडर द पैराग्राफ शैल बी सबमिटेड टू प्रेसिडेंट कम टू द इफेक्ट ओनली आफ्टर हिज, जो भी इस पे एक्शन लिया जाएगा, कोई भी रूल्स रेगुलेशन जो भी बनेंगे तो वो साइन उस पे किसका होगा, प्रेसिडेंट का ही होगा। पैरा 6 द गवर्नर शैल एनुअली और वेन एवर द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर सबमिट अ रिपोर्ट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड टू गिविंग डायरेक्शन टू द स्टेट और द पीस एंड गुड गवर्नेंस। जो गवर्नर जो होगा वो हर साल रिपोर्ट भेजेगा किसको, प्रेसिडेंट को, ये पैरा 6 में बात की जा रही है। एम्पावर द प्रेसिडेंट टू डायरेक्ट लेट एनी प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल्स शैल अप्लाई टू द स्टेट विद सच मॉडिफिकेशन एज बी। तो पैरा 7 और पैरा 1 सिर्फ क्या बात कर रहा है, पावर दे रहा है, पैरा 7 पावर दे रहा है कि कोई भी रूल अगर वहां पे लगाना है तो वो उसमें प्रेसिडेंट का ही डायरेक्शन होना चाहिए, प्रेसिडेंट का ही होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको थोड़ा सा आप लोग जाते समय एक बार देख लेंगे। चलिए अब शेड्यूल 6 की बात करें तो शेड्यूल 6 थ्रू 44(2) और 244(1) था उसका, शेड्यूल 5 का, और 339(1) था, इसमें 244(2) और 275(1) है, ठीक है। आज अप्लीकेबल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, जो हमें बताया मैंने आपको, जैसे याद करना होगा TAMM याद कर लीजिए, मैं TAMM करके याद करता हूँ, ठीक है। इसमें भी आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 7 तक और थोड़ा आगे तक भी दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन एरिया विद इन द स्टेट ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर में डिसाइड यूनाइट और अल्टरेट। तो स्टेट ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट यहां पर रहेंगी, जिनके द्वारा इनका क्या किया जाएगा, कुछ एरिया ऐसे हैं जिन पे आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो होंगी वो क्या करेंगी, इन पे रूल करेंगी और उसका देखरेख एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करेंगे। फॉर ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर ईच ऑटोनोमस रीजन रीजनल काउंसिल शैल बी एस्टैब्लिश। तो बोल रहा है हर ऑटोनोमस का मतलब होता है खुला पावर, वहां पे जो लोग होंगे वो ट्राइब्स ही होंगे और उनके द्वारा ही इनका फैसला लिया जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी एंड और हर ऑटोनॉमिक रीजन के लिए रीजनल काउंसिल होगी। जैसे डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ होता है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फिर रीजन होता है, ठीक है, डिवीजन जैसे बोलते हैं,
तो वही बोल रहा है कि जहां पे भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजन के नीचे रीजनल काउंसिल होगा। कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल मैक्सिमम 30 मेंबर, वहां पे क्या था 20 मेंबर थे, जिसमें आपको 15 मेंबर जो थे टीएसी में, ठीक है, टीएसी में 15 मेंबर जो होते थे वो ट्राइब्स होते हैं। यहाँ पे 30 मेंबर है, 26 इलेक्टेड ऑन एरल फ्रेंचाइजी और 4 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, 5 साल का टेन्योर होगा। तो ये थोड़ा सा आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टेन्योर की बात कर रहा है, 5 साल का टेन्योर होगा, नॉर्मली 5 साल का टेन्योर होता है, 5 साल का टेन्योर होगा, मैक्सिमम 30 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं, ठीक है। पैरा 3 में बात की जा रही है 30 मेंबर थी, पैरा 3 में बात की जा रही है, और 26 जो इलेक्टेड होंगे, 4 नॉमिनेटेड होंगे। पावर ऑफ द काउंसिल टू मेक लॉज एंड रिस्पेक्ट टू लैंड, फॉरेस्ट अदर देन रिजर्व फॉरेस्ट, वाटर, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस, मैरिज एंड सोशल कस्टम्स, ठीक है। पैरा 4 में उनमें क्या बात की जा रही है कि लैंड, फॉरेस्ट और ये सब शादी वादी का, और वाटर, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन का जो रूल्स रेगुलेशन पावर है वो दिया गया है। ऑल लॉज मेड बाय काउंसिल रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट एसेंट टू बिकम ऑपरेटिव। यहाँ पे जो भी काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो भी रूल बनाएगी वो गवर्नर उस पर साइन करके उसको एसेंट देगा और उसको पास करेगा। गवर्नर कैन क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट आफ्टर बाउंड्री और यूनाइट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे वहां पे प्रेसिडेंट कर रहा था, यहाँ सारा पावर किसके पास है? गवर्नर के पास है, ठीक है। यहाँ पे सारा पावर गवर्नर के पास किया गया है, क्योंकि गवर्नर जो है वो नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करेगा और बाउंड्री को अल्टरेशन का पावर ही है। काउंसिल में एस्टेब्लिश विलेज कोर्ट और टू ट्राई सर्टेन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस अंडर कस्टमरी लॉ। अब जैसे मैंने बोला ना, कस्टमरी लॉ के लिए आपको छूट यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है। H 271H 371H आप पढ़े हैं ना अभी, तो उसमें क्या है कि पावर हाथ, खुला हाथ और छोड़ गया, उनके अपने हाल पे छोड़ दिया गया, भाई अपने हाथ में तुम्हारा पावर है, जो करना है कीजिए। तो वहां पे वो अपने लिए विलेज कोर्ट भी सेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 30 मेंबर्स हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी यहाँ पे, और मोस्टली पावर यहाँ पे गवर्नर को, और वहां पे जो है प्रेसिडेंट को। 5th में प्रेसिडेंट और 6th में गवर्नर की बात की जा रही है। पैरा 8 में प्रोवाइड फॉर शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड काउंसिल, टैक्सेशन, और पैसा जो आएगा वो कितना कितना शेयर होगा, स्टेट में कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा। पार्टिकल पैरा 9 जो है उसमें काउंसिल एम्पावर टू एसेट द कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, किसको पावर दी गई है? तो काउंसिल, डीएसी। इसमें मोस्टली पावर जो है काउंसिल और गवर्नर को ही दी, गवर्नर को रूल बनाने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि पैसा कलेक्ट करना किसका काम है? पैसा कलेक्ट करेगा तभी तो वहां पे शासन चल पाएगा, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, रोड बन पाएगी, सब हो पाएगा। तो वहां पे काउंसिल को पावर दी गई है सब काम करने के लिए, और गवर्नर को रूल बनाएगा। गवर्नर में सस्पेंड और डिसॉल्व काउंसिल एंड रिज्यूम इट्स पावर ड्यूरिंग फेलियर ऑफ, अगर वहां पे कुछ अनरेस्ट हो जाता है, कोई दंगे हो जाते हैं, तो गवर्नर क्या करेगा? 10 स्टॉप कर देगा, 5 5 10 दोनों हाथ से, बस अब नहीं हो पाएगा भाई, छोड़ दो, तुम्हारे हाथ से नहीं हो पाएगा, बंद करते हैं, मैं देखूंगा। अथॉरिटीज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट रीजनल काउंसिल विद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एरिया, इंसर्ट लेटर एडजस्टेड पावर ऑफ स्टेट काउंसिल वॉज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आफ्टर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल 12 में बाद में लाया है, द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट दिस शेड्यूल अप्लाई टू एनी पार्ट, और यहाँ भी लास्ट जो होता है पार्ट पैरा 3, उसमें प्रेसिडेंट किसी को भी डायरेक्ट कर सकता है कि किस एरिया में, शेड्यूल ट्राइबल एरिया में मॉडिफिकेशन होगा कि नहीं होगा। लेकिन रूल्स रेगुलेशन कौन बनाएगा? गवर्नर। सस्पेंड कौन करेगा? गवर्नर। पैसा कौन कलेक्ट करेगा? काउंसिल। इंपॉर्टेंट कमिटी एंड रिपोर्ट्स, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल अफेयर्स, जो आपका उस टाइम पे कमिटी बनी थी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी में चेयरमैन का सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। काम तो आपको पता ही है कि उनको सेफ गार्ड माइनॉरिटीज और ट्राइब्स जो उनके सेफ गार्ड की बात की गई थी, उनमें 2 सब कमेटी बनाई गई, एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर आसाम की जो बनाई गई थी, ठीक है, ट्राइबल, और एक था एक्सक्लूडेड एरिया कमेटी। एक्सक्लूडेड एरिया कमेटी बाद में बनकर 5th शेड्यूल बनी, और नॉर्थ एरिया ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल जो बनी वो 6th बनी, ठीक है। तो जो आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के चेयरमैन थे गोपीनाथ बरदोलोई थे, जिनको प्रीमियर ऑफ असम भी कहा जाता है, और जे निकोलस रॉय जो थे वो खासी लीडर थे। गारो खासी जयंती आपने पढ़ा होगा, मेघालय में 3 पहाड़ी है, तो खासी एक क्लैन है, ट्राइब है, तो उसके लीडर थे, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे एडवोकेसी की थी। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? रिकमेंड द फ्रेमवर्क ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल टू द नॉर्थ ईस्ट। इसका आउटकम था एडीसी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो बताया मैंने 6th शेड्यूल में, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के थ्रू ही जो होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा छूट दी गई है उनको कस्टमरी लॉ अपना फॉलो करने के लिए, अपने हिसाब से रूल बना सकते हैं, अपने हिसाब से रूल फॉलो कर सकते हैं। गवर्नर का एसेंट लेना होगा, और जब तक सब कुछ चलता रहेगा तो ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट उसको सस्पेंड करे। 10 रूल 10 में, पैरा 10 में, भाई अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक्सक्लूडेड पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया, एक्सक्लूडेड एरिया में आपका चेयरमैन एवी ठक्कर थे, इसको ठक्कर पप्पा, और ये आपका मध्य प्रदेश उड़ीसा में था, गवर्नर का स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेड्यूल एरिया के लिए, और यहाँ पे टीएसी चलती थी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है वो चला करती थी, ठीक है। ये 5th शेड्यूल के लिए था, और ये 6th शेड्यूल के लिए ऊपर वाला, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट जहां जाएगा 6th शेड्यूल के लिए, एक्सक्लूडेड एरिया जो होगा वो 5th शेड्यूल।
मेंबरशिप जैसे कि बताया मैंने कि फिफ्थ में 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और जिसमें से 3/4 मतलब हो गए 15 मेंबर जो होंगे वो आपके किसके होंगे, इसके होंगे एसटी के होंगे। द रिमेनिंग मेंबर जो है गवर्नर अपॉइंट कर सकता है, और उसमें 30 मेंबर होंगे जिसमें 26 सिलेक्टेड होंगे, और 4 जो होगा वो क्या क्या होगा, वो नॉमिनेट कर सकता है गवर्नर। ठीक है, टू एडवाइज स्टेट गवर्नमेंट ऑन द मैटर ऑफ द ट्राइबल वेलफेयर डेवलपमेंट अदर रिलेटेड इशू। इसमें क्या है कि आपका एडवाइज करेगा कौन, ये आपका जो बनती है टीएसी जो बनेगी, एडवाइजरी काउंसिल जो बन रही है ना, तो उसमें आपको वो करेगी। स्टेट वेयर टीएसी आर कंस्टिट्यूट, कौन कौन से एरिया, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो आपको याद रखना है 4 स्टेट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो भी हैं। और नॉन शेड्यूल एरिया में तमिलनाडु, बंगाल, ये सब ट्राइबल एरिया है। और नॉन शेड्यूल एरिया में भी टीएसी है, क्योंकि कम मात्रा में वहाँ पे ये होंगे, तो तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे 4 स्टेट नहीं होने चाहिए, उसके अलावा कोई भी आएगा तो आप ऑप्शन मार सकते हैं। ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो मैंने बताया आपको, ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मतलब 6 शेड्यूल, पावर दी गई है कि अपना काउंसिल बनाइए, 26 लोग, 26 लोग इलेक्टेड, 4 लोग गवर्नर नॉमिनेट करेगा, सब कुछ सही चलता रहेगा तो ठीक है, गवर्नर नहीं तो मना कर देगा, 10 उंगली दिखा देगा, भाई पैरा 10 में लिखा हुआ है कि नहीं अब तुमसे नहीं हो पाएगा, हम सब देखेंगे। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोवाइड फॉर द सेल्फ गवर्नेंस टू ट्राइबल कम्युनिटी इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। दे हैव लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल पावर टू मैनेज एस्पेक्ट लाइक लैंड, फॉरेस्ट, inheritance law and social custom with the aim of protecting the cultural and economic interest of the district. Each council has 30 member with 20 selected। ये सेम चीज बात कर रहा है। सिंपल ये मान लीजिए कि आपका जैसे हमारा देश कंट्रोल होता है ना, हमारी लोकसभा राज्यसभा, तो उसी तरह के यहाँ पे भी क्या है, एडीसी है। एडीसी जो भी आपका ट्राइबल एरिया रहेगा वहां पे सेल्फ गवर्नेंस करेगा, इसके ही लोग होंगे वहां पे, 30 लोग ही जो रहेंगे जो उनका मतलब उनकी सरकार है, वो 30 लोग, और वही सरकार चलाएंगे, वही उनका लेजिस्लेटिव देखेंगे, रूल भी वही बनाएंगे, वही फॉलो भी करवाएंगे, और वही उनका फाइनेंस का करेंगे, कैसे पैसा कलेक्ट करना है, कहाँ पैसा खर्च करना है। मतलब वो ऑटोनोमस हो गया, खुद का। ऑटोनोमस मतलब अपने से खुद का पावर। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिस्ट्रिक्ट की देखरेख करेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडीसी आर क्रिएटेड अंडर 6th शेड्यूल, नॉट स्टेट लॉ एंड आर ऑटोनोमस बॉडीज। ठीक है, 6th शेड्यूल के अंदर किए गए हैं, और वो स्टेट लॉ नहीं है, उनका खुद का लॉ बनता है, ऑटोनोमस बॉडीज होती है। टू ग्रांट सेल्फ गवर्नेंस एंड प्रोटेक्ट द कल्चरल इकोनॉमिक। सिंपल, सेल्फ गवर्नेंस देने के लिए है, मतलब कि खुद का गवर्नर अपने रूल बनाएंगे, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने पैसे को कहाँ पर लगाना है, सोशल इंटरेस्ट जो होगा उसको बचाएंगे। पावर किसको है, लेजिस्लेटिव, इनके पास पावर क्या क्या है, लेजिस्लेटिव पावर है, ये अपने रूल बना सकते हैं। ठीक है, गवर्नर के बाद में साइन लेना होगा। एग्जीक्यूटिव, कैसे क्या करना है, कहाँ पे पैसे कम करने खर्च करने, कहाँ पे स्कूल चलाना है, कैसे स्कूल अस्पताल को मैनेज करना, मार्केट मैनेज करना है। फाइनेंस, टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं और उसको खर्च कर सकते हैं, ये पावर है। पूरा मतलब समझ लीजिए कि अपना खुद का पार्लियामेंट है इनका, एडीसी। ठीक है, कंपोजिशन 30 मेंबर जो मैंने बता दिया, 26 सिलेक्टेड होंगे, 4 मेंबर जो होंगे गवर्नर। रेगुलेशन, कैन मेक रेगुलेशन, कंट्रोल ऑफ मनी, सब कुछ कर सकते हैं ये। सिर्फ पार्लियामेंट जो काम कर सकती है वो सब काम कर सकते हैं, लेकिन जब तक सब कुछ सही चलता रहेगा तब तक। कोऑर्डिनेशन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सर्व्स एज द कोऑर्डिनेशन बॉडी बिटवीन द एडीसी अदर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अफेयर डिपार्टमेंट जो होता है, डीसीएडी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अफेयर डिपार्टमेंट जो होता है, वो एडीसी और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, गवर्नर के बीच में और उसके बीच में, उनके बीच आपको कॉपरेट करना। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम जाने से पहले एक बार देखना पड़ेगा। फंक्शन ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बता दिया मैंने आपको कि जमीन के लिए लॉ बनाना है, फॉरेस्ट कैसे मैनेज करना है, रिजर्व फॉरेस्ट तो उसका पार्ट है, सेंटर है, तो एक्सेप्ट रिजर्व फॉरेस्ट जो भी फॉरेस्ट होंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेडिशनल चीफ, कैसे किसको क्या हेडमैन बनाना है, पंचायत में जैसे बनते हैं वो बनाना है, मैरिज शादी कैसे करना है, डिवोर्स कैसे करना है, क्योंकि इनका रूल इनको बचाना है, इनका कस्टम्स है, इसीलिए तो बनाया गया है। तो यहाँ पे कौन से स्कूल को कैसे बनाना है, कौन से स्कूल को चलाना है, ठीक है, ये सब इसमें बात है। फंक्शन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करिए। रेवेन्यू सोर्सेज का क्या होगा, रेवेन्यू सोर्स होगा आपका जो आपका प्रोफेशनल टैक्स, जो लोग काम कर रहे हैं उनका टैक्स हो गया, ट्रेड्स जो मार्केट लग रही है, जो लोग बेच खरीद रहे हैं उससे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बुला रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं उससे जो होगा, एनिमल्स जो आपका टैक्स है, एनिमल्स का जो सामान मान ले जाने के लिए या एनिमल्स को खरीद रहे हैं बेच रहे हैं उनमें जो टैक्स है, व्हीकल के लिए, बोट्स के लिए, वो जो है नॉर्मली जैसे आपका पैसा आता है स्टेट में उसी तरह सेम जो मैंने आपको बता दिया। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपको आप या तो लोकसभा समझ लीजिए इसको, या तो एक विधानसभा समझ लीजिए, सब कुछ इनके पास ही पावर है, और इनका हेड है गवर्नर, सब साइन वही करेगा। तो आशा कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जहां भी आपको कुछ डाउट है बोलिए, मैं दोबारा जो समझाने की कोशिश करूंगा। पर्सनली कमेंट करें, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा।
ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।